वेलकम बच्चों। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है रियल नंबर से आखिरी वीडियो क्वेश्चन नंबर जो 11 है विविध एक्सरसाइज का, या ये कहूँ मैं कि विविध में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक के जो क्वेश्चन हैं वो पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए। तो आज अपन बढ़ेंगे वो 12 से लेकर 20 तक के आखिरी क्वेश्चन है उस तक बढ़ेंगे, और अपन 12 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करना क्वेश्चन का। तो देखो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नंबर जो 12 जो प्रश्न है वो मैं आपको लिखता हूँ। देखिए नंबर जो 12 प्रश्न है वो क्या है। प्रश्न ये आपके पास कि 2 रूट 45 प्लस यहाँ आपके पास 3 रूट 20 और बटे में आपको दे रखा है 2 रूट 5। आपको ये प्रूव करना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 45 है आपके पास, तो 45 से करो भाज्य गुणनफल, और देखो 5 से करो तो 9 आगे, 3 से करो 3 3, तो यहाँ हमारे पास 3 × 3 × 5, जो पेयर में उसको बाहर ले सकते हैं, जो बाकी का बच गया उसको रूट के अंदर, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं 2 × 3 रूट 5, इसको अपन लिख दिया। फिर प्लस 3 रूट 20 का करो, तो 20 का करोगे तो देखो 2 से आएगा 10, फिर 2 से करोगे तो फिर आएंगे 5, 5 से करोगे तो 1, तो फिर यहाँ से 2 रूट 5 आ गया। तो यहाँ आएगा 3 × 2 रूट 5 अपॉन में है 2 रूट 5। तो ध्यान से देखो 3 दूनी 6 रूट 5 हो गया हमारे पास, यहाँ हो गए 6 रूट 5 बटे में कितना आ गया 2 रूट 5। अब ध्यान से देखो 6 और 6 कितने हो गए 12। मैं आपको हमेशा कहता हूँ यदि रूट में जो नंबर है वो बराबर है तो आप इनको सिंपली जोड़ सकते हो, साथ में रूट रख लो। तो 12 रूट 5 बटे 2 रूट 5। देखो रूट 5 से रूट 5 और 2 से करो तो यहाँ हो गए 6। आपको पता क्या करना था, पता ये करना था कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो 6/1 इसको अपन p बटे q में राइट कर सकते हैं, जहाँ q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और p और जो q है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर से, मतलब पूर्णांक संख्याओं में से p और q है। तो देखो 6 और 1 दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो सॉल्यूशन होता है कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो नंबर जो 13 है वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से देखें। नंबर जो देखो 13 जो प्रश्न है वो आपको दे रखा है 2.1 प्रश्नावली से। मैंने आपको कहा था इन सब में मिक्सअप आता और कुछ नहीं। तो देखो नंबर जो 13 प्रश्न है वो ये है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है हमारे पास। नंबर 13 का करें, क्या है, कोई भी धनात्मक है विषम पूर्णांक। आपको फिर किताब साथ लेके बैठे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसको आप 4q+1 और 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा आपको पूछ रहा है। और विषम पूर्णांक है जहां q एक पूर्णांक है, तो ये तो आप जानते हो q बराबर पूर्णांक। देखो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था यदि आपने पहले की वीडियो देखे होंगे तो आसानी होगी। अपन क्या मानोगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a तो धनात्मक पूर्णांक और b बराबर कितना मानोगे 4 है। यदि ऐसा लगाते हो तो फिर क्या लगाओगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ध्यान से देखें, फिर अपन लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अपन जब सॉल्यूशन करते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन बच्चों का ये आता है लैंग्वेज क्या लिखेंगे। तो देखिए लैंग्वेज के साथ लिख रहा हूं मैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर bq प्लस r, b बराबर आपने 4 माना तो 4q प्लस r। अब आपको पुट करना है कि r की जो वैल्यू है, जहां r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो r का जो मान है वो 0 से ज्यादा या 0 के बराबर हो सकता है और या फिर 4 से कम। r क्या है, r शेषफल है। आप जानते हो तो किसी भी संख्या में 4 का भाग देते हैं तो 0 आ सकता है शेषफल, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, पर 4 नहीं आ सकते। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन हुआ वो r का जो मान है वो 0 से ज्यादा हो सकता है और 4 से कम, और q जो है वो क्या है पूर्णांक। इतना बात आपको समझ में आई। अब आपको क्या करना है, अलग अलग जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। ध्यान से देखें, यदि r आप 0 पुट करते हो तो a आता है आपके पास 4q। r यदि आप a पुट करते हो तो a बराबर आता है 4q प्लस 1, r बराबर 2 तो a बराबर 4q प्लस 2, r बराबर 3 तो a बराबर 4q प्लस 3। अब ध्यान से देखो 4q को अपन लिख सकते हैं 2 × 2q, ऐसे नीचे लिख देता हूं 2 × 2q। अब ये लिखते हो तो आपको क्या होगा, 2q जो होती है आप जानते हो किसी भी संख्या को यदि 2 से गुणा कराओ तो वो सम संख्या बन जाती है, और फिर यदि उसको दोबारा से 2 से गुणा कराओगे तो ये होगा समपूर्णांक। हमें पूछा विषम पूर्णांक, तो ये समपूर्णांक हो गया। ये देखो इसको 2 × 2q लेकिन प्लस 1 है, 2q प्लस 1 क्या होता है, विषम संख्या। आप देखो ध्यान से कि जैसे मान लो कोई भी जो नंबर है आपके पास, उस नंबर को जैसे मान लो मैंने कहा 3 है आपके पास नंबर, यदि आप इसको 2 से गुणा कराते हो तो सम संख्या बन जाती है। लेकिन यदि इसमें आप 1 जोड़ दो सब में लास्ट में दोबारा से, यदि 1 जोड़ दो तो फिर आपके पास कौन सा जो नंबर बनता है वो कौन सा बनता है, विषम संख्या। तो ये हो गया विषम पूर्णांक। इसी प्रकार से आप समझ में आए, ये जो है वो समपूर्णांक है,
और ये जो पूर्णांक है वो विषम पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे अतः 4q + 1 और 4q + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये आपके पास जो फुल सॉल्यूशन जो है वो होगा, ये आपके पास फुल सॉल्यूशन कंप्लीट है। तो नंबर जो 13 का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिया, वीडियो का पॉज करें और इस क्वेश्चन को लिख लें, तो जिसमें नंबर जो 14 वाला क्वेश्चन है वो आपको करवाता हूं। देखो बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास है नंबर 14। ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी है और ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दो धनात्मक पूर्णांक आपको दे रखे हैं, लेकिन दो कंजेक्टिव नंबर दे रखे हैं, दो कंजेक्टिव इंटीजर नंबर, मतलब समझो कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्या दे रखे हैं, वो भी धनात्मक। तो ध्यान से देखो, यदि आपको दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं वो भी क्रमागत, जैसे 2 के बाद में 3 आ गए, यदि इनका गुणनफल करोगे तो वो जो होता है वो 2 से भाज्य होता है। आप इसको थ्योरेटिकली करके देखो, देखो ध्यान से, 2 × 3 कितने हो गए? 6, 6 देखो 2 से भाज्य होता है। अब कोई भी कंजेक्टिव, जैसे मान लो पहला लिया 11, दूसरा ले लिया, पहला ले लिया 10, दूसरा ले लिया 11, तो देखो कितना हो गया? 110, ये भी देखो 2 से भाज्य होता है। पहले ले लिया 9, दूसरा ले लिया 10, तो ये देखो कितना हो गया? 90, ये भी 2 से भाज्य होता है। पहला आपने ले लिया 5, दूसरा ले लिया 6, तो देखो समझ आप 30 होते हैं, 30 भी 2 से भाज्य होते हैं। तो यदि दो नंबर आप कंजेक्टिव लोगे, एक लोगे जिससे उसके बाद वाला दूसरा लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा जो है वो नंबर आपको जो मिलेगा उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अब आपके पास क्या है? आपके पास जो नंबर है वो नहीं दे रखे, तो अपन क्या करते हैं? इसको देखो प्रूव करते हैं, किसी शास्त्र को प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अपन देखो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। अपन मानेंगे हमें जो पूर्णांक नहीं दे रखा तो मानते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जो पहला है वो तो n है, दूसरा n+1 है। इसका मतलब समझो, इस पहला 5 है तो दूसरा क्या आता है? 5 + 1 तो होता है 5, दूसरा 6, तो एक ज्यादा होता है। जिस पहला 6 माना, दूसरा 7 हो गया, तो उससे जस्ट एक ज्यादा। तो वही करते हैं, पहला n है तो दूसरा क्या हो गया? n+1। तो हमारे पास दो जो है वो धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 2 से भाज्य है, तो इनका गुणनफल कर लिया अपन। इनका जो गुणनफल आया वो आया n² + n। अब देखो मेरी बात सुनो, जब मान लो गुणनफल चाहे कितना भी आए, लेकिन वो क्या हो सकता है? या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं ऑलरेडी, अगले ने ऑलरेडी बता रखा है कि धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक की दो ही कंडीशन बचेगी है, या तो सम हो सकता है या फिर विषम। अब सम को तो लिख सकते हैं अपन 2q के रूप में, और विषम को लिख सकते हैं 2q + 1 के रूप में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सभी जो पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांकों को 2q या 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इस बात को लिखते हैं कि 2q के प्लस के 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस बात को अपन लिखते हैं कि अपन या तो 2q के रूप में लिख दें या फिर 2q + 1 के रूप में। मतलब ये हुआ कि या तो सम हो सकती है या फिर विषम हो सकती है। धनात्मक वर्ग में पहले शो कर रखा है, नेगेटिव नंबर हो नहीं सकते। तो अपन ने लिखा कि या तो 2q हो सकता है या 2q + 1। तो ये जो नंबर है इसका जो गुणनफल आया हमारे पास, इसकी भी दो स्थिति पॉसिबल हो गई। पहली तो क्या हो गई? पहली तो ये कि यदि क्या हो जाए हमारे पास 2q जो है इसका जो गुणनफल आए, जो गुणनफल आए वो कितना हो सकता है? 2q। तो अपन क्या करते हैं, इस गुणनफल में जो होता है वो 2q पुट करते हैं। तो देखो करते हैं क्या, 2q जो है n² है तो 2q² + n है तो 2q, इतना करते हैं। तो देखो यहाँ हो गया हमारे पास 4q² + 2q। अब जो इनमें से जो कॉमन आ जाए वो कॉमन ले, तो 2q कॉमन आ गया, यहाँ बचा q, यहाँ बचा +1। अब जो ये है इसके जगह आप कोई ऐसा नंबर मान लो जिसे गुणा करो डायरेक्ट सम से, क्या मतलब 2 से भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखो अपन मान सकते हैं कि चूंकि m = q + 1, तो इसके लिए क्या पुट कर सकते हैं बताओ? 2m। तो ये हमारे पास आंसर हो गया पहला, कि हमारे पास जो गुणनफल जो आएगा वो हमेशा किससे आएगा? 2 से भाज्य। देखो थ्योरेटिकली तो वैसे मैंने आपको करके बता दिया। तो फिर जो नंबर आपको मिल जाए उसकी जगह आप क्या सपोज कर सकते हो कि उसकी जगह अपन m सपोज कर लें, ताकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन था करने का मेथड हो गया। बाकी बस जो पहला जो क्वेश्चन है वो तो आपने पहले वैसे ही कर लिया था। कोई भी नेगेटिव नंबर मान लो, क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनका गुणनफल जो होता है वो 2 से भाज्य तो ऑलरेडी होता है, लिखना आपको इस तरीके से। अब देखो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी ये हो सकती है कि 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यदि ऐसा है तो इसमें पुट करो n की जगह 2q + 1, तो 2q + 1 का स्क्वायर प्लस 2q + 1, तो इसका स्क्वायर को देखो, ये हो गया 4q² + 1 प्लस ये हो गया 4q। कैसे? a² + b² + 2ab प्लस कितना है? 2q प्लस कितना है? 2। देखो ध्यान से, 4q² प्लस 4q 2q कितना हो गया? 6q। यहाँ पानी तो हमारे पास, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। हमारे पास ये आंसर हो गया। अब क्या कर सकते हैं बताओ? इनमें से सबसे पहले अपन 2 कॉमन ले सकते हैं। इनमें सब में से 2 कॉमन ले हुए तो 2q² + 3q + 1।
देखो बात सीधी ये होती है जिसमें हम 2 से भाज्य है तो यहाँ 2 कॉमन आना चाहिए, यदि ये नहीं आ रहा है ना फिर आपका गलत हो सकता है। फिर जो बच गया आपके पास कॉमन आने के बाद उसको किसके बराबर कर दोगे, m के बराबर, कि भाई अपन सारे को किसके बराबर मान सकते हैं, m के बराबर, क्योंकि m जो है वो भी क्या है कि पूर्णांक संख्या। तो ये हो गया 2m, ये आपका सवाल जो है वो सॉल्यूशन हो गया कि किसी भी क्रमागत 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे और यदि आप उनको गुणनफल कराओगे तो हमेशा आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 से भाज्य होगा। इस प्रश्न को लिखो। अगला जो प्रश्न है वो मैं करवाता हूं। देखो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 15। देखो प्रश्न ऐसे बोल रहा है कि एक संख्या है 2053, दूसरी है 967। आप ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका आप दोनों में भाग दें, मतलब संख्या एक ही है और उसका आप क्या कर रहे हो, इन दोनों संख्याओं में भाग दे रहे हो। तो इसमें भाग दो तो शेषफल बचता है 5 और इसमें भाग दो तो शेषफल बचता है 7। वो जो बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो आपको बतानी है। अब देखना एक होता है HCF, दूसरा होता है LCM। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM बोले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों में कॉमन है तो HCF, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो LCM। मतलब वो संख्या जो एक में भी कॉमन है, दोनों में भी कॉमन है, किसी एक में भी है वो भी LCM में है, लेकिन LCM में कौन सी होगी, जो दोनों संख्याओं में है। तो सबसे जो बड़ी संख्या जो कॉमन है वो HCF से निकालते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आएगी कि इन दोनों के यदि पर HCF निकालें तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा, HCF का मीनिंग। और HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो जो नंबर है वो हमें पूछा है बड़ी से बड़ी वो संख्या बताओ जिसका भाग दें, तो वो बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन अब इनका क्या HCF डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी भी संख्या में यदि आप वो संख्या 3 है, 2 का भाग दो तो शेषफल 1 बचता है। इसे शेषफल का मतलब समझो। इस शेषफल का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि यदि आप इसको बैठा दो तो फिर जो मैंने संख्या बताई उसका भाग पूरा हो जाएगा। दोबारा समझो, जैसे मान लो कोई संख्या मैंने ली 5, मैंने कहा इसमें यदि तुम 2 का भाग दो तो शेषफल बचता है 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस 1 को यदि तुम बैठा दो तो फिर जो संख्या आएगी वो 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसी में इस मीनिंग में करते हैं कि यदि 2053 में भाग दें तो शेषफल 5 बचता है। मतलब ये हुआ कि यदि 2053 में से मैं 5 बैठा दूं तो फिर जो संख्या आएगी वो उस संख्या से जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है उससे पूरी पूरी विभाजित होगी। ऐसा ही 967 में हुआ, इसमें से 7 घटा दो इसका शेषफल तो फिर जो संख्या आएगी वो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगी। इतना काम हो आपके पास। अब क्या करना है, इन दोनों का आपको HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करो तो A बराबर BQ प्लस R, क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जहां R का मान 0 होता है फिर जो B का जो मान होता है वो HCF होता है, तुम जानते हो। तो शुरुआत करते हैं। A का मान देखो कितना था 2048, B का मान बताओ कितना था, B का हमारे पास मान है 960। देखो कितने बार जाएगा, 960 के बाद 2 बार, शेष में कितने बचेंगे 128। अब देखो यहाँ करते हैं इसको। अपने क्या किया था 2048 में भाग दिया था 960 का, 2 बार जाएगा, शेष में बचेगा 128। अब 960 में देखो तो देखो 128 का जो भाग जाएगा 7 बार, शेष में बचेगा 64। 128 में देखो 64 का जाएगा 2 बार, शेष में बचेगा 0। जहां आपके पास शेष पर 0 आ जाए फिर जो B का जो मान होता है A बराबर है BQ प्लस R। जो B का जो मान है, यदि पहला तो ये देखो शेषफल का मान 0 होना चाहिए, फिर जो B का जो मान है वो होता है HCF। HCF कितना होता है B, तो HCF कितना है आपके पास 64। तो वो जो सबसे बड़ा जो नंबर है जिसका दोनों में भाग जाता है पूरा पूरा, वो जो नंबर है वो है 64। आप इन दोनों में देके देख लो पूरा पूरा जाएगा, और यदि आप इनमें देके देखोगे तो पहले का 5 बचेगा, दूसरे का 7 बचेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसको लिख लें। देखो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है नंबर 18 का। पहले के जो 2 प्रश्न है वो बड़े आसान है। एक का तो पहले मल्टीप्लाई कराना है, बस इतना सा बताना है कि वो भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके दिखा तो भाज्य संख्या है। और दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको 2 पूर्णांक दे रखे हैं, एक HCF दे रखा है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है, HCF गुणा LCM के। तो उससे एक सूत्र से आप निकाल पाओगे। नंबर जो 18 है वो ये है कि एक आयताकार बरामदा है। देखो ध्यान से, एक आयताकार बरामदा है जिसकी आपको लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। देखो लंबाई जो है वो 2 यूनिट में दे रखी है, 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर। तो आप या तो सारे को मीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करना जो है मुश्किल होगा क्योंकि पॉइंट बीच में देना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में चेंज करना जो है वो आसान होगा। तो देखो ध्यान से, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 18 मीटर प्लस 72 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ हो गए 1800 प्लस 72 कितने हो गए 1872 सेंटीमीटर। इसको करो तो 13 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट करो तो 1300 प्लस 20 कितने हो गए 1320 सेंटीमीटर। ये आपके पास दोबारा से आंसर हो गया।
तो दो जो है आपके पास आंसर आ गया, लंबाई और चौड़ाई जो है वो सेंटीमीटर में आ गई। अब आपको पूछा गया है, आपको पूछा ये है कि आयताकार बरामदे में वर्गाकार टाइलें लगानी है और आपको ये बताना है कि टाइलें जो है वो कितनी लगेंगी। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको ये दोनों जो है वो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लेकिन आपको ये नहीं पता रखा इस लंबाई चौड़ाई से क्या होगा, इस लंबाई चौड़ाई से ये जो पूरा जो कमरा है इसका आप क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन वो जो वर्गाकार टाइल लगा रहे हो उसका क्षेत्रफल नहीं पता। आंसर कैसे निकालते हैं, पूरे कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो टाइलों की संख्या आ जाती है। दोबारा सुनो मेरी बात को, पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालो, दोनों को डिवाइड करो, टाइलों की संख्या। अब जो है वो आयताकार जो कमरा है उसकी टाइल जो है वो वर्गाकार है, वो कैसे आएगी, तो अपन क्या करेंगे कि क्या होगा हमारे पास ये होगा कि यदि अपन इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ लेते हैं, लंबाई व चौड़ाई का एचसीएफ जो होगा वो बराबर होगा हमारे पास वर्गाकार टाइल की भुजा के, वर्गाकार टाइल की भुजा के। बस इतनी सी बात जो है वो आपको माइंड में बिठानी है कि वर्गाकार टाइल जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, मतलब एचसीएफ, दोनों में चीज कॉमन निकालनी है, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो करना क्या, देखो इनका जो एचसीएफ होगा लंबाई चौड़ाई का वो वर्गाकार टाइल की भुजा के बराबर होगा। तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1872 और 1320, इनसे आप लोग क्या निकालना है, वर्गाकार जो टाइल है उसकी जो है आपको भुजा जो है वो फाइंड आउट करनी है। यदि आप इनका एचसीएफ निकालते हो तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो आपके पास आएगा 24। अब वो आपको करके आपको क्वेश्चन में करना है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैंने आपको एचसीएफ बहुत बार निकालना सिखा चुके हैं। a बराबर bq प्लस r से कर लो, चाहे दोनों का अलग-अलग गुणनखंड करके फिर कर लो। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकाल पाओगे। यदि आप एचसीएफ निकालते हो आपके पास आता है 24, तो 24 क्या है, वर्गाकार टाइल की भुजा। अब मैंने भुजा दी, अब आपको क्या चाहिए, टाइलों की संख्या। अब क्या लिखोगे यहाँ, टाइलों की संख्या। यदि आपको टाइलों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे बताओ, पहले तो कमरे का क्षेत्रफल, यहाँ लिखोगे कमरे का क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया था ना पहले, कमरे के क्षेत्रफल में यदि एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दोगे तो आपके पास मिल जाएंगे। तो एक टाइल कितनी है 24, टाइल का क्षेत्रफल ऐसे लिखो, टाइल का क्षेत्रफल। तो देखो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार कमरा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 1872 गुणा 1320। अब फिर क्या होता है, टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, टाइल जो है वो 24 निकली, भुजा निकाली है, और टाइल जो है वर्गाकार है, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो 24 गुना 24, अपन ने लिख दिया 24 गुना 24। आपके पास यहाँ जो है वो टाइलों की जो है वो संख्या आ जाएगी, और जो संख्या आएगी वो आएगी 4290। अब निकाल लेना, आंसर जो हो सेम आएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो बड़े आसानी से। अगला जो प्रश्न है वो करता है, इस प्रश्न को आप लिखो, एचसीएफ आपको वैसे निकालना है, आप निकाल पाओगे। अब देखो नंबर जो 19 जो प्रश्न है वो आप कैसे बोला कि अपरिमेय संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये वाली, इसको आपको प्रूव करना है। तो देखो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, जब 2.3 मैंने बताया था तब आपको बताया था कि अपरिमेय जो संख्या है वो कैसे प्रूव करता है। देखो मैं इसके जो 4 सवाल है मैं आपको एक करवा देता हूं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, पहला ये जो तीसरा नंबर जो सवाल है थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप देख लो, मेथड तो वही है, लेकिन मान लो जैसे मान लो अपॉन में रूट आ जाता है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, अपन क्या मानेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि 3/2 रूट जो 5 है वो एक परिमेय संख्या है। अपन क्या करते हैं बताओ, हमेशा जब भी अपरिमेय सिद्ध करना होता है अपन उसको उल्टा मानते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि अपन इतना मान लिया कि ये वाली जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है, तो अपन क्या सकते हैं, अपन इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं यदि परिमेय संख्या है तो। यदि ऐसा है तो आप क्या करो, 3/2 जो है वो गुणा में है इस तरह, या इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 3/2 गुणा 1/√5 गुणा कराओगे तो देखो 3/2√5 आएगा। आप इसको इधर भेजोगे तो उल्टा जाएगा गुणा में, या ऐसा कह सकते हैं भाग में जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो आप उसको उल्टा गुणा भेज दो, देखो यहाँ से ऐसा आएगा 1/√5 और यहाँ आ जाएगा 2p/3q। यहाँ से देखो मेरी बात को, 3 जो था वो इसके बगल में आना चाहिए, लेकिन उल्टा करके गुणा करा है 2/3 से, ऐसे कराया 2/3 से, समझ पाए बात को। अब देखो ध्यान से, इसको उल्टा कर लो तो √5 और इसको उल्टा करोगे तो 3q/2p, मतलब अंश को तो बदल दिया हर में, हर को बदल दिया अंश में। आप ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप दोनों तरफ करो एक ही चीज। आप 5 जोड़ सकते हो, 5 जोड़ सकते हो, लेकिन दोनों तरफ। 5 घटा सकते हो, हाँ घटा सकते हो, पर दोनों तरफ। उल्टे कर सकते हो, बट दोनों तरफ, एक तरफ नहीं हो सकता। अब देखो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। अब हम क्या लिखेंगे, 3q/2p एक परिमेय संख्या है। अपन लिखेंगे यहाँ कि 3q/2p जो है वो एक परिमेय संख्या है। यदि ये है तो फिर √5 भी क्या होगी, इसलिए √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है।
जबकि हम जानते हैं कि रूट के अंदर यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो परिमेय संख्या नहीं होती। मतलब हम क्या लिखेंगे, अतः यह इस बात का विरोधाभास करता है, इस बात का विरोधाभास मतलब उल्टा करता है, विरोधाभास करता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कैसे लैंग्वेज लिख सकते हो, अपरिमेय संख्या है। यदि ऐसा है, विरोधाभास करता है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर आप क्या कह सकते हो कि इसका मतलब जो अपन ने जो माना था, जो पहले की परिमेय संख्या है, वो अपन ने गलत माना था। अतः हमने गलत माना। हमारा जो कथन है वो कैसा है, गलत। हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो कथन है वो कैसा है, अतः हमारा कथन गलत है। यदि ऐसा है हमारे पास, तो फिर क्या हुआ कि जो संख्या है वो परिमेय मानी थी पर कैसी है, अपरिमेय। अतः 3/2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप ये लैंग्वेज लिखते हो तो पूरे नंबर मिलते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होती। आप ठीक से देख लें, पहले नहीं ध्यान दिया तो अब ध्यान देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो आखिरी जो प्रश्न है इसका 20 नंबर का प्रश्न, उसको मैं करवाता हूं, उसके बाद में वीडियो एंड करते हैं। ओके, इसको लिख लें ध्यान से। एक प्रश्न और है बस। देखिए आखिरी प्रश्न इस एक्सरसाइज का, जल्दी से फिनिश करते हैं। नंबर 20 का है, आपको बोल रहा है कि ये इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, ये आपको बताना है। और दूसरा है कि दशमलव प्रसार कैसा है, तो फिर ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये बताना है। और तीसरी बात कि इनका जो भाज्य गुणनखंड है हर का, वो कैसा हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखो हर का जो भाज्य गुणनखंड है वो अपन दो ही फॉर्म में बताते हैं कि या तो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है या नहीं है, ऐसी दो ही चीज बताते हैं बस। तो देखो हर के भाज्य गुणनखंड बारे में कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास है 5 डिजिट आगे, तो क्या करेंगे बताओ, आप समझ गए होंगे। नीचे जो है वो एक के साथ 5 जीरो पर लगा देंगे। यदि एक के साथ 5 जीरो लगाया मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ हमारे पास कि अपन इसको 10 की पावर 5 के रूप में ले सकते हैं। 10 की पावर जो 5 है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास, देखो शांति से करें, 2 गुना 5 की पावर कितनी होगी, 5, 2 गुना 5 10 होता है, 10 की पावर 5 होगी। 10 की पावर 5 मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका जो हर का जो भाज्य गुणनखंड है, हर का अभाज्य गुणनखंड, मैं शांति से लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है। अपन ये बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं इसका जो हर का जो भाज्य गुणनखंड आएगा वो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है। बस इतना आपका आंसर है। अब देखो नंबर दूसरा वाला करते हैं।